झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को आज पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। रायपुर पुलिस जिस दौरान अमन को लेकर रांची आ रही थी, उसी दौरान कार पर बम अटैक हुआ। अमन ने मौका देख भागने की कोशिश की और क्रॉस फायरिंग में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। देखिए पूरी खबर इस खास रिपोर्ट में। झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। रांची पुलिस की टीम अमन साहू को पूछताछ के लिए रायपुर से लेकर आ रही थी, तभी एटीएस की स्कॉर्पियो गाड़ी पर बम से हमला किया गया। इस दौरान अमन साहू ने पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश की। जब पुलिस ने अमन को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें अमन साहू को कई गोलियां लगी और मौके पर उसकी मौत हो गई। इस हमले में एक जवान भी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल अमन साहू पिछले 3 महीने से रायपुर की जेल में बंद था और रांची पुलिस उसे रियायतों में कोयला कारोबारी पर हुए हमले और हजारीबाग में एनटीपीसी डीजीएम के मर्डर केस में पूछताछ करने के लिए दौलतगंज जेल ले जा रही थी। इसी दौरान चैनपुर इलाके में पुलिस की गाड़ी पर बम से हमला कर दिया गया। अब हम आपको अमन साहू के बारे में बताते हैं, आखिर अमन साहू कौन था। अमन साहू झारखंड का एक कुख्यात गैंगस्टर था। उस पर करीब 100 से ज्यादा मामले दर्ज है। अमन साहू एक हार्डकोर माओवादी भी रहा है और कुछ वक्त पहले ही अमन साहू ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया था। अमन साहू पर आरोप है कि वो जेल में रहकर ही अपना गैंग चलाता था। झारखंड के कई जिलों में अमन साहू का गैंग का नेटवर्क है। गैंगस्टर अमन साहू ने 2013 में अपना गैंग बनाया था। जुलाई में एनआईए ने उसके गैंग के खिलाफ छापेमारी की थी। 2019 में पहली बार अमन साहू को गिरफ्तार किया गया था। 2019 के सितंबर में पुलिस की गिरफ्त से अमन साहू फरार हो गया था, जिसके बाद 2022 में पुलिस ने फिर से उसकी गिरफ्तारी की थी। इसके साथ अब हम आपको अमन साहू का छत्तीसगढ़ कनेक्शन बताते हैं। दरअसल करीब 2.5 साल पहले छत्तीसगढ़ के कोरबा में अमन साहू के गैंग के सदस्यों ने बरबरी ग्रुप पर फायरिंग की थी। उसी दौरान इन लोगों ने रायपुर के शंकर नगर इलाके में एक कंपनी के पार्टनर के घर के बाहर गोली चलाकर सनसनी मचा दी। आरोप है कि अमन साहू ने अपने कुछ शूटर्स को रायपुर भेजा था। इसकी वजह ये थी कि उस दौरान अमन साहू के हिट लिस्ट में कई व्यापारियों का नाम शामिल था। फायरिंग के बाद पुलिस ने साहू गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसे रायपुर के बड़े बिल्डर पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उसी को लेकर वह रायपुर सेंट्रल जेल में 148 दिनों से बंद था। अमन पर आरोप है कि जेल से रहकर भी वो अपने गैंग का संचालन करता था, लगातार लोगों से वसूली करता था। इस मुद्दे पर झारखंड में नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अमन साहू के एनकाउंटर में मारे जाने पर पुलिस की सराहना की और कहा कि ऐसे अपराधियों का ऐसा ही हश्र होता है। कोई भी अपराधी जब पुलिस पर गोली चलाएगी तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रहेगी। ऐसे अपराधियों का ऐसे ही हश्र होता है कि जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी। वहीं नेता विपक्ष के साथ कई बीजेपी विधायकों ने भी एनकाउंटर को लेकर सोरेन सरकार की तारीफ की। बहुत ही बढ़िया काम माननीय हेमंत सोरेन जी ने किया है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए ताकि छोटे मोटे प्यादे जो है वो फन नहीं मार सके। और निश्चित रूप से इसके लिए मैं सरकार को, डीजीपी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वहीं जहां एक तरफ बीजेपी विधायकों ने सोरेन सरकार की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के विधायक चंपई सोरेन ने कहा, जब अमन साहू को झारखंड लेकर आया जा रहा था तब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी झारखंड पुलिस की थी। ऐसे में एनकाउंटर कैसे हो गया? चंपई सोरेन ने इस मामले की सीबीआई जाँच की मांग कर दी है। इसको इस बारे में पूछताछ के लिए कि उसको इनकाउंटर किया, तो आप तो उसको सारा सुरक्षित करके ला रहे हैं। आप सारा सुरक्षित का जिम्मेवार भी आप ही का। अरे इनकाउंटर कहाँ से बात आ गई? तो इनकाउंटर क्या है? तो कोई राज साबित फौज का खुलने वाली थी और इसीलिए इस तरह का भी हो सकता है। इसीलिए सीबीआई से इसका जांच करना हम मांग करते हैं। नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। 11 घंटे तक अपना काम कर ईडी की टीम चली गई। अब भूपेश बघेल कह रहे हैं कि 11 घंटे तो क्या, कितनी भी कोशिश कर ले उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बकौल बघेल, जो सीडी कांड का हश्र हुआ वही अंजाम कथित शराब स्कैम का होगा। उधर बघेल को घेरने आई
ईडी को उनके समर्थकों ने भी घेर लिया। वीडियो सबने देखा और वो पत्थर भी देखे। अब देखना है कि केस कैसे आगे बढ़ता है और केस के साथ छत्तीसगढ़ की सियासत कैसे आगे बढ़ती है। खास रिपोर्ट। ईडी ने भूपेश बघेल को घेरा, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को घेरा, तो बघेल समर्थकों ने ईडी को घेर लिया। आप जो गाड़ी देख रहे हैं वो ईडी की है और इसके चारों ओर बघेल के समर्थक, कांग्रेसी कार्यकर्ता और कहा गया कि ये पत्थर भी बघेल समर्थकों के खेमे से ही हैं। ईडी ने वीडियो के जरिए भी बघेल को घेरने की कोशिश की। बाकायदा नोट गिनने की मशीन ही नहीं, नोटों की गिनती का वीडियो भी सामने आया। जवाब में बघेल ने कहा 35 लाख मिला तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। 5 साल से केवल जांच ही कर रहे हैं। ये इसकी नीयत ही यही है कि बदनाम करना, प्रसारित करना, परेशान करना, तोड़ना, जमाना, ये उनका काम है। अब सीनियर बघेल अपने बचाव में छापे की पूरी क्रोनोलॉजी बता रहे हैं। जब मैं प्रदेश से बाहर गया हूँ, झारखंड गया, सरकार बनी, सबसे पहले छापा पड़ा यहाँ। उसके बाद मैं आसाम गया, तब छापा पड़ा। उत्तर प्रदेश गया, तब छापा पड़ा। हिमाचल प्रदेश गया, तब छापा पड़ा। और 8-8 दिन में छापे पड़ते रहे और 4 साल हो गया भाई, अभी तक के आप जांच ही नहीं कर पाए। तो जांच कब होगी पूरी? क्योंकि इनको मालूम है कि कोर्ट में खड़े नहीं हो पाएंगे, टिक नहीं पाएगा। कहने का मतलब साफ है, बघेल की नजर में यह सब कुछ सियासी ड्रामा है। उन्हें तो उनकी राजनीति में बाधा डालना है, लेकिन बघेल की बातों से सीएम इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला चुनावों में भी बड़ा मुद्दा बना था। आरोप 2161 करोड़ के घोटाले का है। कहा गया कि ये स्कैम 2019 से 2022 के बीच उस समय हुआ जब बघेल प्रदेश के सीएम थे। इससे छत्तीसगढ़ को राजस्व का भारी नुकसान झेलना पड़ा। ईडी ने जुलाई 2023 में पहली बार इसकी शिकायत दर्ज की थी। आरोपों के मुताबिक नकली होलोग्राम लगाकर शराब की अवैध बिक्री की गई। होलोग्राम के लिए उत्तर प्रदेश के जिस कंपनी को टेंडर दिया, वो कंपनी होलोग्राम बनाने के लिए पात्र ही नहीं थी। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा खूब उछला और तब से अब तक ये बघेल परिवार और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए गले की फांस बना हुआ है। लेकिन जब जब एजेंसियों की कार्रवाई होती है, तब बघेल समर्थक भी ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। चर्चा ये हो रही कि अगर 30 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं तो क्या भूपेश बघेल उसका हिसाब दे पाएंगे। हालांकि भूपेश बघेल पहले से ही ये कहते आ रहे हैं, जब से छापे की कार्रवाई खत्म हुई है, कि वो 1-1 रुपए का हिसाब जो है वो ईडी को दे देंगे। ईडी ने उनके निवास से कोई भी ऐसे सामग्री या कोई भी ऐसी चीज़ बरामद नहीं की है जिससे शराब घोटाले का तार उनसे जुड़ता नजर आए या फिर उनको किसी प्रकार की इस मामले में दिक्कत हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायकों ने सड़क पर नकली सांप लेकर प्रदर्शन किया। वहीं अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर घमासान हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ, लेकिन दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विधायक नकली सांप और सपेरे की टोकरी लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस विधायकों का तर्क था कि सरकार युवाओं को सांप की तरह डस रही है। युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा नहीं किया गया।
मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस तरीके की जो टोकरी है, सांप की टोकरी लेकर पहुंचे हैं और उसमें लिखा है कि भाजपा सरकार का सांप। इस तरीके का विरोध भोपाल में कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं, वो कर रहे हैं। मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं। सर, क्या मांग है टोकरी लेकर? देखिए, ये सरकार हमारे नौजवानों से बड़े बड़े वादे करती है और बाद में जब सरकार बन जाती है तो नौजवानों को डसती है, सांप की तरह डसते हैं, इनको रोजगार नहीं देते। आज सड़क पे बेरोजगार घूम रहा है हमारा युवा, कोई सुनने वाला नहीं है। कांग्रेस के अनोखे प्रदर्शन पर बीजेपी भी निशाना साधने में पीछे नहीं रही। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में सब एक दूसरे को डस रहे हैं। देखिए, एक तो अब कांग्रेस की किस्मत इतनी खराब है कि खुद के मंच से खुद ही टूट रहे हैं, खुद ही घायल हो रहे हैं। और कांग्रेस की जिंदगी में अब सांप भी असली नहीं बचा और कांग्रेस के अंदर इतने आस्तीनों के सांप हो गए हैं कि जीतू पटवारी जी उमंग सिंगार को डस रहे हैं, उमंग सिंगार दिग्विजय सिंह जी को डस रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ को डस रहे हैं और पूरी कांग्रेस एक दूसरे को डस रही है। लेकिन हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और देश के अंदर गरीब कल्याण की स्कीम और गरीबों का भला और नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का काम कोई कर रही है तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। मैं कांग्रेसियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम सांप पकड़ने का धंधा तो मत करो। इधर दूसरे दिन सदन की कार्यवाही भी हंगामेदार रही। कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक रजनीश सिंह फसल लेकर सदन में जाना चाहते थे, हालांकि उन्हें सुरक्षा में तैनात लोगों ने फसल अंदर नहीं ले जाने दी। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के नदारद रहने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए हंगामा कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने सदन से वॉकआउट करके बाहर नारेबाजी की। राज्यपाल का महामहिम का अभिभाषण पर चर्चा चल रही, चुनिंदा मंत्री बैठे हैं, लेकिन जिस विभाग के हर विभाग के प्रमुख सचिव एक भी नहीं है। गवर्नर साहब आए जब सब आ गए। सदन की गरिमा, सदन की गंभीरता, इन अधिकारियों को आप समझ सकते हो। प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी इस विधानसभा कितनी गंभीरता से लेते हैं। हमारा सभापति महोदय से अनुरोध था कि जब राज्यपाल का अभिभाषण है, पूरे प्रदेश पे हर विषय पे चर्चा हो रही है, तो आप जब गवर्नर आते सब बैठ गए, वो जब यहाँ पे विधायक बैठे सत्ता पक्ष के तो आपके अधिकारी गायब। सत्र की शुरुआत से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस अपनी ताकत दिखा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। भोपाल से एनडीटीवी के लिए अजय शर्मा और आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को आज पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। रायपुर पुलिस जिस दौरान अमन को लेकर रांची आ रही थी, उसी दौरान कार पर बम अटैक हुआ। अमन ने मौका देख भागने की कोशिश की और क्रॉस फायरिंग में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। देखिए पूरी खबर इस खास रिपोर्ट में। झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। रांची पुलिस की टीम अमन साहू को पूछताछ के लिए रायपुर से लेकर आ रही थी, तभी एटीएस की स्कॉर्पियो गाड़ी पर बम से हमला किया गया। इस दौरान अमन साहू ने पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश की। जब पुलिस ने अमन को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें अमन साहू को कई गोलियां लगी और मौके पर उसकी मौत हो गई। इस हमले में एक जवान भी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल अमन साहू पिछले 3 महीने से रायपुर की जेल में बंद था और रांची पुलिस उसे रियायतों में कोयला कारोबारी पर हुए हमले और हजारीबाग में एनटीपीसी डीजीएम के मर्डर केस में पूछताछ करने के लिए दौलतगंज जेल ले जा रही थी। इसी दौरान चैनपुर इलाके में पुलिस की गाड़ी पर बम से हमला कर दिया गया। अब हम आपको अमन साहू के बारे में बताते हैं, आखिर अमन साहू कौन था। अमन साहू झारखंड का एक कुख्यात गैंगस्टर था। उस पर करीब 100 से ज्यादा मामले दर्ज है। अमन साहू एक हार्डकोर माओवादी भी रहा है और कुछ वक्त पहले ही अमन साहू ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया था। अमन साहू पर आरोप है कि वो जेल में रहकर ही अपना गैंग चलाता था। झारखंड के कई जिलों में अमन साहू का गैंग का नेटवर्क है।
गैंगस्टर अमन साहू ने 2013 में अपना गैंग बनाया था। जुलाई में एनआईए ने उसके गैंग के खिलाफ छापेमारी की थी। 2019 में पहली बार अमन साहू को गिरफ्तार किया गया था। 2019 के सितंबर में पुलिस की गिरफ्त से अमन साहू फरार हो गया था, जिसके बाद 2022 में पुलिस ने फिर से उसकी गिरफ्तारी की थी। इसके साथ अब हम आपको अमन साहू का छत्तीसगढ़ कनेक्शन बताते हैं। दरअसल करीब 2.5 साल पहले छत्तीसगढ़ के कोरबा में अमन साहू के गैंग के सदस्यों ने बरबरी ग्रुप पर फायरिंग की थी। उसी दौरान इन लोगों ने रायपुर के शंकर नगर इलाके में एक कंपनी के पार्टनर के घर के बाहर गोली चलाकर सनसनी मचा दी। आरोप है कि अमन साहू ने अपने कुछ शूटर्स को रायपुर भेजा था। इसकी वजह ये थी कि उस दौरान अमन साहू के हिट लिस्ट में कई व्यापारियों का नाम शामिल था। फायरिंग के बाद पुलिस ने साहू गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसे रायपुर के बड़े बिल्डर पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उसी को लेकर वह रायपुर सेंट्रल जेल में 148 दिनों से बंद था। अमन पर आरोप है कि जेल से रहकर भी वो अपने गैंग का संचालन करता था, लगातार लोगों से वसूली करता था। इस मुद्दे पर झारखंड में नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अमन साहू के एनकाउंटर में मारे जाने पर पुलिस की सराहना की और कहा कि ऐसे अपराधियों का ऐसा ही हश्र होता है। कोई भी अपराधी जब पुलिस पर गोली चलाएगी तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रहेगी। ऐसे अपराधियों का ऐसे ही हश्र होता है कि जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी। वहीं नेता विपक्ष के साथ कई बीजेपी विधायकों ने भी एनकाउंटर को लेकर सोरेन सरकार की तारीफ की। बहुत ही बढ़िया काम माननीय हेमंत सोरेन जी ने किया है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए ताकि छोटे मोटे प्यादे जो है वो फन नहीं मार सके। और निश्चित रूप से इसके लिए मैं सरकार को, डीजीपी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वहीं जहां एक तरफ बीजेपी विधायकों ने सोरेन सरकार की तारीफ की तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के विधायक चंपई सोरेन ने कहा, जब अमन साहू को झारखंड लेकर आया जा रहा था तब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी झारखंड पुलिस की थी। ऐसे में एनकाउंटर कैसे हो गया? चंपई सोरेन ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। इसको इस बारे में पूछताछ के लिए कि उसको इनकाउंटर किया तो आप तो उसको सारा सुरक्षित करके ला रहे हैं। आप सारा सुरक्षित का जिम्मेवार भी आप ही का। अरे इनकाउंटर कहाँ से बात आ गई है? तो इनकाउंटर क्या है? तो कोई राज साबित फोत का खुलने वाली थी और इसीलिए इस तरह का भी हो सकता है। इसीलिए सीबीआई से इसका जांच करना हम मांग करते हैं। सतना में बीते 10 साल से जनता को हवाई सेवा का सपना दिखाया जा रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। यहाँ एयरपोर्ट भी है और रनवे भी है, लेकिन फिर भी यहाँ हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकी है क्योंकि एयरपोर्ट के निर्माण में हवाई पट्टी की लंबाई घटा दी गई। देखिए खास रिपोर्ट। हम खड़े हैं सतना एयरपोर्ट में। सतना एयरपोर्ट की जो एयर स्ट्रिप आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही एयर स्ट्रिप है जिसकी लंबाई कम बोलकर जो विमान हैं, जो यहाँ पर यात्री विमान आने हैं, उनकी आवाजाही पर कहीं ना कहीं रोक की बातें की जा रही हैं। ऐसा एयरपोर्ट शायद ही आपको कहीं देखने को मिले जहाँ पर जो इन एयर स्ट्रिप की जो बाउंड्री है, एयरपोर्ट की जो बाउंड्री है, उसके चारों तरफ घर, मकान, दुकानें, गोदाम सब बने हुए हैं। इसके एक एंड पे हाईवे है और हाईवे के बाद में भी इंक्रोचमेंट है। सतना के एयरपोर्ट जो बनकर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इंतजार है उद्घाटन का। कब होगा पता नहीं, लेकिन सतना की जनता जो 10 साल से सिर्फ इंतजार कर रही है, उसके मन में कई सवाल है। आखिर कब उनका शहर हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ सकेगा? कब वो अपने शहर से दूसरे शहरों तक हवाई जहाज में यात्रा कर सकेंगे? शहर का आम जन जो बड़ी आस लेकर बैठा है कि कहीं ना कहीं सतना में एयरपोर्ट बना है, यहाँ से फ्लाइट कनेक्टिविटी होगी और वो उनके जो बच्चे हैं, जो उनके जो बीमार लोग हैं घरों के अंदर, वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों के लिए बाहर जा सकेंगे, इन लाभ ले सकेंगे। अब अगर यहाँ पर फ्लाइट ही नहीं उतरनी है और ये जो एयर स्ट्रिप है इनकम्पैटिबल है फ्लाइट्स को उतरने के लिए, 18 सीटर, 19 सीटर, 10 सीटर, अगर ये प्लेन्स भी यहाँ नहीं उतर पाएंगे तो क्या ये महज ट्रेनिंग स्कूल बनकर रह जाएगा? सतना एयरपोर्ट को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि एयरपोर्ट का लाइसेंस मिलने से पहले जब एयर स्ट्रिप की लंबाई 1800 मीटर थी, तो एयरपोर्ट बनने के बाद एयर स्ट्रिप की लंबाई 1200 मीटर कैसे रह गई?
इसमें सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण की है। आरोप है कि एयरपोर्ट की जमीन पर धड़ल्ले से अतिक्रमण किया जा रहा है। भूमाफिया ने आसपास की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसे लेकर सतना के आम लोग भी सवाल उठा रहे हैं। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे इसका निर्माण हुआ था और इसका जो एरिया था वो 800 एकड़ से अधिक का एरिया था और बड़े प्लेन यहाँ पे उतरते थे और एक वायुदूत सेवा भी यहाँ से प्रारंभ हुई थी। तब भी जो है 22 सीटर प्लेन जो है यहाँ पे, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि एयर स्ट्रिप छोटी है, ये 1200 है और इसका जो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है वो अतिक्रमण की चपेट में है, जिसके चलते एयर स्ट्रिप का जो विस्तार होना चाहिए, जो इसके लिए एक नॉर्म्स तय है कि 1800 मीटर होना चाहिए, उससे ये कम है और इसके चलते ये लाइसेंस मिलने के बावजूद जो है यहाँ के लोगों की जो एक अपेक्षा थी। इसे लेकर जब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रतिमा बागी से बात की गई तो उनका कहना था कि जल्द एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और जरूरत पड़ने पर एयर स्ट्रिप की लंबाई भी बढ़ाई जाएगी। इसमें अभी हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी आए थे, जिनसे बात करने पर इस चीज़ का हमने निराकरण निकाला है और भविष्य में, जो कि अभी ये 1200 स्ट्रिप हमारी रेडी है, इसका उद्घाटन करने के उपरांत हम प्रयासरत हो जाएंगे कि इस स्ट्रिप को अभी हम कितना एनहेंस कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब इसके जो क्राइटेरियाज होंगे उसके अकॉर्डिंग हम काम करके जितना हमको अतिक्रमण हटाना होगा वो अतिक्रमण हटाया जाएगा और भविष्य में उसको बढ़ाया जाएगा एयर स्ट्रिप्स को, ताकि बड़े प्लेन भी यहाँ लैंड कर सकें। सतना एयरपोर्ट पर जो बदलाव हुए हैं उससे बड़े क्या, छोटे विमानों की लैंडिंग में भी मुश्किल हो गई है। सूत्रों के अनुसार फाल्कन 2000 LXS विमान को बीते माह को सतना एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन उसे अनुमति नहीं दी गई है। कारण यह था कि इस विमान को सुरक्षित टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए कम से कम 1425 मीटर का रनवे चाहिए, जबकि यहाँ का रनवे सिर्फ 1200 मीटर रह गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि एयर स्ट्रिप की लंबाई कम होना प्रशासनिक लापरवाही है, तकनीकी चूक है या फिर कोई सोची समझी साजिश। इस मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी के जिम्मेदार अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। सतना में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, सतना के जो फील्ड डायरेक्टर हैं यहाँ पर अशोक गुप्ता जी और उनके साथियों से जब बात की गई तो अशोक गुप्ता जी ने एनडीटीवी से बात करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। उनका कहना ये है कि हम इस पर नहीं बोल सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि सतना में इतना बड़ा यह एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बन के खड़ा है और सतना का आम जन सिर्फ इनसे ये जानना चाहता कि आखिर सतना में हवाई जहाज कब उड़ेगा। इस छोटी सी बात देने के लिए अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के जिम्मेदार अधिकारी भी इससे बचेंगे तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि आखिर शासन प्रशासन के करोड़ों अरबों की राशि लगाकर बनाए गए इन प्रोजेक्ट्स का उपयोगिता क्या है। अब यहाँ मुद्दा ये उठ रहा है कि क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं उन्हें ये इंक्रोचमेंट्स नहीं दिखाई देते या वो चाह के इन्हें देखना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं सतना के आमजन के मन में जो हवाई उड़ान का सपना था वो अभी भी कहीं ना कहीं सपना दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही से बचना चाहते हैं। सतना एयर स्ट्रिप से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। आज आधार कार्ड हमारे सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, लेकिन कैसे एक गलती आपको बहुत परेशान कर सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है खरगोन के जुड़वा भाई राम और श्याम। देखिए खास रिपोर्ट। राम और श्याम जुड़वा होना इनके लिए एक परेशानी बन गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आधार सेंटर के एक कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती की वजह से ये दोनों बीते 12 साल से परेशान हैं। गलती सिर्फ इतनी थी कि राम के आधार कार्ड से श्याम के फिंगरप्रिंट और श्याम के आधार कार्ड से राम के फिंगरप्रिंट लिंक हो गए। 2013 में दोनों भाइयों ने बरूड़ गांव में लगे कैंप में आधार कार्ड बनवाए थे। पूरा मामला हमने 2013 में आधार कार्ड अपडेट करवाए थे, तो जो ऑपरेटर बैठा था तो उसने हमारे बायोमेट्रिक एक्सचेंज कर दिए। तो हमें उस वक्त पता नहीं चला कि क्या दिक्कत है। जब 2018 में फॉर्म वाम मतलब कुछ हुआ ऑनलाइन, तो उसमें बायोमेट्रिक बोला एक्सचेंज हो गए, अपडेट करवा के लाओ। तो बहुत सालों से हम परेशान हैं। यहाँ खरगोन में सारे आधार केंद्र में हो गए, वहाँ भी कुछ मतलब 4 दिन बाद रिजेक्ट बता देते। फिर इंदौर बोला, इंदौर भी गए, वहाँ भी रिजेक्ट बता दिया। और दिल्ली जाने को बोला, दिल्ली भी हुआ है, वहाँ भी 3 से 4 महीने का समय दे दिया। उसके बाद कुछ समाधान नहीं हुआ। श्याम इंदौर से सरकारी स्कॉलरशिप पर बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो एग्जाम फॉर्म नहीं भर पा रहा। कारण है कि जैसे ही वो बायोमेट्रिक डालता है फॉर्म इनवैलिड हो जाता है। कलेक्टर ऑफिस में आश्वासन मिला है कि हो जाएगा 2-2.5 महीने में,
समय लगेगा उसमें। परीक्षा को कि ABC ID बन रही है तो परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, परीक्षा नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। दोनों के आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट बदलवाने के लिए कई बार आवेदन दिए, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत तक की, मगर समाधान नहीं हो पाया। हाल ही में दोनों भाइयों ने दिल्ली में आधार रीजनल ऑफिस में जाकर वहां समस्या बताई, वहां भी अफसर समाधान नहीं कर सके। दिल्ली से समस्या को बेंगलुरु कार्यालय फॉरवर्ड कर दिया गया। अब दोनों को उम्मीद है कि बेंगलुरु से उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, ऐसे केसेस जिले में बहुत ही कम है, ना के बराबर। अभी तक पूरे जिले में ऐसे 2 या 3 केस है बस, और वो भी एक्सेप्शनल केस है, बहुत ही अपवाद वाला केस है, जिसमें सिर्फ 2 भाइयों का आपस में फिंगर वो मिसमैच हो गया है, मिक्स हो गया बेसिकली। तो ऐसे केसेस में हमने क्या हुआ कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI से मार्गदर्शन भी मांगा है, और ऑलरेडी UIDAI के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री निकेत देवान सर खुद इसको हैंडल कर रहे हैं। हल निकल जाएगा, बस थोड़ा सा ये है कि कुछ पोर्टल के भी कुछ रूल्स होते हैं और कुछ UIDAI के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, तो चीज़ें नियमों के तहत होगी, लेकिन हो जाएगी। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। आज देश में कई तरह के काम के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अगर इन दोनों भाइयों के आधार में हुई गड़बड़ी ठीक नहीं हुई तो परीक्षा तो छोड़िए, कई ऐसे सरकारी काम हैं जो शायद ये भाई कभी नहीं कर पाएंगे। खरगोन से NDTV के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। होली पर हानिकारक रंगों का इस्तेमाल घातक साबित हो सकता है। यह आपके स्किन के साथ ही आपके स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल लोगों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हर्बल गुलाल तैयार किए जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। रंगों का त्योहार होली आने को है। होली को लेकर लोगों का एक्साइटमेंट भी 7वें आसमान पर है, लेकिन होली के बाद हानिकारक रंगों से होने वाली परेशानियों से हर कोई वाकिफ है। ऐसे में इस बार होली पर लोग हानिकारक रंगों का इस्तेमाल ना करें, इसके लिए जगह जगह हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है। ग्वालियर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आदर्श गौशाला में गोबर के भस्म से हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है। इस भस्म को रंगीन बनाने के लिए जैविक खाद से उगाए गए चुकंदर, पालक और पलाश के फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्वालियर के आदर्श गौशाला का ये नवाचार लोगों को खूब पसंद आ रहा है। पूरे देश में होली की धूम है और होली और गुलाल का रिश्ता हम सबको पता है, क्योंकि गुलाल के बिना होली नहीं होती और होली के बिना गुलाल का कोई काम नहीं होता। लेकिन गुलाल जो है इतना अब नुकसानदायक होने लगा है कि उसमें इतने सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि उसको लेकर के लोगों को तमाम सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसीलिए ग्वालियर की जो गौशाला है, उस गौशाला में जो एक अनूठा प्रयोग किया गया है, वो प्रयोग है गोबर से बने हुए गुलाल की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी स्व सहायता समूह की महिलाएं चुकंदर, सेमी के पत्ते, गेंदे के फूल और गुलाब से हर्बल गुलाल बना रहे हैं। ये महिलाएं पिछले 4 सालों से हर्बल गुलाल बना रही हैं और हर साल इनके गुलाल की डिमांड बढ़ती जा रही है। 14 मार्च को पूरे देश में होली हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले रंगों को लेकर अब बाजारें गुलजार हो चुकी हैं। लेकिन हम बताएंगे कि अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा 100% हर्बल रंग बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये फूलों की पत्ती से या कहें अन्य सही सामग्रियों से बनाया गया रंग है जो 100% हर्बल है। इससे किसी भी प्रकार का केमिकल का उपयोग इन रंगों में नहीं किया गया है, जिसके कारण इसकी मांग दिन ब दिन अब अंबिकापुर में बढ़ती ही जा रही है। ये बनाते हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। दीदी, तो कितना मेहनत लगता है इसे बनाने में? मेहनत तो लगता है इसको बनाने में। देखिए, क्योंकि साल भर हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं, कुछ फूल होते भी हैं, मिक्स करके सुखाते हैं उसको धूप में। सुखाने के बाद फिर ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद उसको फिर छानते हैं, छानने के बाद उसके बाद फिर नापते भी हैं, नापने के बाद फिर पैक करते हैं। उमरिया में भी लोगों को हानिकारक रंगों से बचाने के लिए जिला पंचायत कार्यालय में हर्बल गुलाल की स्टॉल लगाई गई है। खास बात यह है कि इन रंगों से त्वचा के साथ ही पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। साथ ही बाजार में उपलब्ध केमिकल युक्त रंगों से इसके दाम भी कम हैं। होली का पर्व अब नजदीक आ रहा है। उसी पर्व के तारतम्य में आज जिला पंचायत उमरिया में एक स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें आप ये देख सकते हैं हर्बल गुलाल, जिसको मतलब इन्होंने घरों में बनाई, ये स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, जिसे मतलब इन्होंने कम लागत में घरों में ही बनाया है। ये किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करता। आइए हम स्व सहायता समूह की महिला हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इन
ये जो गुलाल बनाए हैं किन चीजों का उपयोग करके बनाई है? इस समय बाजार में तरह तरह के गुलाल रासायनिक पदार्थों से युक्त हैं, जो कि हमारे त्वचा के लिए हानिकारक हैं और ये एक बहुत कम लागत में बड़े आसानी से घर में फूलों से तैयार होता है। होली के पर्व पर मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि आप इस हर्बल गुलाल का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आपकी त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। हानिकारक रंग से होली खेलना आपके स्किन के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि सिर्फ हर्बल रंगों से ही होली खेली जाए, किसी को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।